हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ 2024-25 की परीक्षा के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि जो आपका पूरा चैप्टर वाइज यूनिट है 1 से लेकर 8 तक वो मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताने वाली हूँ। आपकी परीक्षा होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं प्रश्नों के साथ साथ सभी के उत्तर भी बताऊँगी कि आपको किस तरह से परीक्षा में लिखना है। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं और आगे आपके सभी सेमेस्टर की वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। देखिए यहाँ पर शुरू में मैं आपका 2-3 मिनट इसलिए लेती हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से बता सकूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो किस तरह से चैनल पे मिलेगी। प्लेलिस्ट आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप अपना 2-3 मिनट शुरू में ज़्यादा देंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी और 5 से 6 दिन पहले ही आप अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी कंप्लीट कर लोगे। बस यहाँ पर शुरू में 3 से 4 मिनट आपने अगर अपने दे दिए तो मुझे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज क्या है? आपकी परीक्षा के लिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो समाज क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए समाज शास्त्र में समाज शब्द का जो प्रयोग है वो विशेष अर्थ में किया गया है और यहाँ पर व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाला जो संबंध होता है, जो सामाजिक संबंध होता है, उसी के आधार पर निर्मित व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना जाता। व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाला जो संबंध होता है उसके आधार पर जो व्यवस्था निर्मित व्यवस्था बनती है उसे हम समाज कहते हैं, ना कि व्यक्तियों के समूह को। गिडिंग्स के अनुसार एक डेफिनेशन है, गिडिंग्स लिखते हैं कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। जो व्यक्ति एक दूसरे की परस्पर मदद करते हैं समाज में। अगर आप किसी समस्या में फंस जाएं और आपकी कोई मदद कर रहा है तो वो आपके ही आसपास रहने वाला व्यक्ति होगा, चाहे आपका पड़ोसी, चाहे आपका रिश्तेदार, चाहे आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है जो आपकी मदद करे। तो उसी मदद करने को सहयोग कहा जाता है कि सहयोग आपका करेंगे तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और जिनसे आपका संबंध बनेगा। तो ये क्या, ये संबंधों का जाल ही समाज कहलाता है। तो आप समाज के बारे में इसी तरह से परीक्षा में लिखिएगा। आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुदाय और समाज में अंतर कीजिए। समाज क्या है, समुदाय क्या है, ये सब कुछ मैं आपके यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। 1 से लेकर 8 तक की यूनिट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिएगा। तो आपको एग्ज़ाम में पहले सबसे अच्छी हैंड राइटिंग में हेडिंग डालना है, समाज और समुदाय में अंतर। फिर लिखिएगा समाज और समुदाय में निम्नलिखित अंतर हैं। फिर एक तरफ डालिएगा समुदाय, दूसरी तरफ डालिएगा समाज। इस तरह से हेडिंग डालकर पॉइंट बनाकर लिखिएगा, बीच में स्केल से लाइन भी खींच लीजिएगा। समुदाय में पहला पॉइंट है, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी क्यों बनाई जाती है समाज में? यहाँ जितने भी लोग मिलकर एक समुदाय को बनाते हैं तो उनका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ही यही होता है कि मिल करके किसी काम को करना है, सेवा करना है या कुछ भी करना है तो मिलकर उनका काम करना उद्देश्य होता है। और समाज में पहला पॉइंट है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी का आपस में किसी न किसी का संबंध रहता है। कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है समाज में, आप एकदम अकेले रहते हैं अपने आप में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा अकेला नहीं रहता, ठीक है। सभी के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई होता है, क्लासमेट होते हैं, हर कोई होता है। तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। जबकि जो समुदाय है वो व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि इसमें व्यक्ति मिल करके बनाते हैं, 10, 15, 20 जितने भी हों। दूसरा पॉइंट है समुदाय में कि समुदाय मूर्त होता है। मूर्त का मतलब दिखता है। समुदाय
क्योंकि देखिए जब भी कोई व्यक्ति समुदाय बनाता है तो समुदाय के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक फिक्स्ड स्थान होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी की स्थापना करता है और उसका एक नाम भी होना चाहिए ताकि उसी नाम से उस समुदाय को पहचाना जा सके कि ये किन का समुदाय है, क्या नाम है और किस स्थान पर है। जैसे कि कोई ऑफिस हो, एक बात हम कह रहे हैं तो ऑफिस कोई कारखाना है, उसका नाम होगा, उसका फिक्स स्थान होगा, तभी तो लोग जानेंगे हाँ उस स्थान पर है फैक्ट्री। तो ठीक उसी तरह से समुदाय मूर्त होती है यानी दिखती है, जबकि समाज अमूर्त होता है, ये दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए समाज इतना बड़ा है, दुनिया में एक नहीं करोड़ों समाज हैं, तो हर समाज में हम सब रहते हैं, तो समाज अमूर्त है। समुदाय में तीसरा पॉइंट है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मिल करके समुदाय की स्थापना कर रहा है तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने समुदाय को ओपन करे और उसका कुछ विशिष्ट नाम भी रखे। और समाज के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज तो है ही, हम रह रहे हैं कहाँ, समाज में ही। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। समुदाय का देखिए चौथा पॉइंट है, समुदाय की रचना समाज से हुई है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग ही मिलकर समुदाय बनाते हैं। जबकि समाज का निर्माण अति प्राचीन काल से हुआ है, क्योंकि दुनिया जब से बनी होगी तब से समाज रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि समाज तो प्राचीन समय से है, लेकिन समुदाय की रचना समाज से ही हुई है। पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि समुदाय के लिए विशिष्ट नाम होना ज़रूरी है और समाज के लिए नाम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आप बना लीजिए। आपके अति लघु में पूछ दे तो आप इसी तरह से लिखिएगा, और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसकी लिंक का मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको ऑल वीडियोस ऑल टॉपिक अपने पूरे सिलेबस के मिल जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, संस्कृति से क्या आशय है। संस्कृति क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर जगह से आपका प्रश्न अति लघु, लघु और दीर्घ सभी में आएगा। तो अगर आप पूरी वीडियोस देखे रहेंगे तो आपका जो क्वेश्चन अति लघु में आए, लघु में आए, दीर्घ में आए, आप आसानी से उनको लिख लेंगे। संस्कृति क्या है आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब आपकी क्लास करा रही थी, यूनिट करा रही थी। फुल नोट्स भी आपको लॉन्ग आंसर के लिए उसी वीडियो में दे दिया था। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृति। तो संस्कृति जो शब्द है वो अंग्रेज़ी के कल्चर शब्द का रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में संस्कृति कहते हैं, इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति से है, यानी किसी समाज की अच्छी स्थिति है या उस समाज की स्थिति काफ़ी सुधर गई है, सुधरी हुई स्थिति है, तो हम कहेंगे संस्कृति। कोई व्यक्ति सुसंस्कृत तब कहा जाएगा जब वह ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर बहुत पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जाए, उसके पास हर चीज़ का अच्छा नॉलेज हो, और देखिए अब बहुत जैसे आज देखिए जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसका किसी न किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और वो उसी की पढ़ाई बहुत अंदर तक डीप करता है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है और आपको सोशियोलॉजी बहुत पसंद है, आपका इंटरेस्ट इसी में है, तो आप जब बीए में जाएंगे तो आप सोशियोलॉजी को अपने मेजर सब्जेक्ट में रखेंगे। उसके बाद आप जब अपना मास्टर करेंगे तो आप सोशियोलॉजी से ही करेंगे। उसके बाद आप नेट की तैयारी करेंगे, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे तो आप सोशियोलॉजी से ही करके प्रोफेसर बन जाएंगे सोशियोलॉजी के। तो आप एक सोशियोलॉजी के, एक समाजशास्त्र के एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसका ज्ञान आपको बहुत अधिक होगा। तो आप क्या कहे जाओगे, आप सुसंस्कृत व्यक्ति कहे जाओगे कि आपको अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज है, एकदम हर चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, टफ से टफ चीज़ आपको पता है। तो सामान्यतः कला हो या साहित्य हो अथवा संगीत में गति प्राप्त कर लेता है जब कोई व्यक्ति, यानी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत आगे चला जाए तथा शिष्टाचार और व्यवहार में भी कुशल हो जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, सुसंस्कृत व्यक्ति है, तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। और समाज की स्थिति जब बहुत सुधरी हो, वहाँ के लोग अपने विषयों में, अपने
किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत आगे हो, ज्ञानी हो, तो समाज की स्थिति सुधरी हुई और अच्छी होगी, तो उसे हम वहाँ की संस्कृति कहेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है मानदंड। मानदंड भी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में इस तरह से लिखकर छोड़ देता है मानदंड, और लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है मानदंड की विवेचना कीजिए। तो मानदंड के ऊपर भी वीडियो मैंने फुल बना दी है, लॉन्ग यूनिट आप देखिएगा। देखिए मानदंड होता क्या है, तो सामाजिक मानदंड एक सामाजिक समूह के सदस्यों के द्वारा अपने व्यवहार में लाए जाने वाले ऐसे मानक नियम से होता है जिसके अनुसार उन्हें अपना व्यवहार या आचरण करना है। देखिए अन्य शब्दों में एक विशेष स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है या कैसा व्यवहार करेगा, इसका निर्धारण जिस नियम से होगा वह मानदंड है। और मानदंड समाज में रहने का एक नियम है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कब करेगा, तो उसका पता कैसे लगता है मानदंड से, क्योंकि वो जो व्यवहार कर रहा है, कैसा कर रहा है, कब कैसा व्यवहार करेगा, वो मानदंड एक नियम है जो बताता है। तो मानदंड आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न 100% आएगा। देखिए हर यूनिट से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो परिवार का अर्थ और परिभाषा लिखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परिवार के ऊपर भी वीडियो डिटेल में मैंने बनाई है और फुल विशेषता, अर्थ, परिभाषा सब कुछ आपको दे दिया है। देखिए जहाँ पर पति पत्नी के रूप में विवाहित लोग यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, तो वही परिवार कहलाता है। देखिए जब पति पत्नी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और यौन संबंधों से जो संतान उत्पन्न करते हैं वो तो उनका पालन पोषण करते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जहाँ पति पत्नी विवाहित रूप में रहते हैं और पति पत्नी और उनके अविवाहित संतान रहती है। अविवाहित का मतलब देखिए अब पति पत्नी अगर रह रहे हैं, शादी हो गई है, उनके बच्चे हुए हैं, तो बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, पूरी फैमिली एक साथ रहती है, तो हम उसे परिवार कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक परिभाषा है परिवार के ऊपर, ये लिखते हैं कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। जब भी किसी परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो उसका पालन पोषण सब कुछ कौन करता है, परिवार के लोग करते हैं, माता पिता करते हैं, दादी दादा रहते हैं, वो लोग भी बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार से पालते हैं। तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे कि उसे परिवार कहेंगे। और परिवार समाज की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी के प्रकार बताइए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नातेदारी पूछे या फिर पूछ दे रिश्तेदारी के प्रकार बताइए, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नातेदारी या रिश्तेदारी बात एक ही है। अगर आप रिश्तेदारी पढ़ के गए, नातेदारी पेपर में पूछ दे तो कब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आपके रिश्तेदार हैं तो उसी को नातेदार भी कहा जाता है। तो देखिए नातेदारी क्या होती है आप जानते ही हैं। आपके नानी, खाला, फूफी, बुआ जो भी है वो आपके क्या है, रिश्तेदार हैं। तो अगर नातेदारी पूछ दे कि नातेदारी का अर्थ लिखिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लिख लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कराई हुई है, तो आपको सब कुछ अच्छे से पता है, सब मैंने पढ़ाया है। नातेदारी देखिए दो तरह की ही होती है, सिर्फ और सिर्फ दो तरह की। पहली होती है रक्त संबंधी नातेदार और दूसरी होती है विवाह संबंधी नातेदारी। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने वीडियो में जब मैंने ये पढ़ाया था। देखिए रक्त संबंधी नातेदार आप समझ सकते हैं बस पढ़ के ही। रक्त का मतलब क्या होता है, ब्लड संबंधी नातेदार यानी खून का रिश्ता। आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन इतने लोग रहते हैं, दादी दादा, आपकी फैमिली है, आप लोग रह रहे हैं, तो ये आपका कैसा रिश्ता है, ये आपका खून का रिश्ता है। और फिर अगर आपकी शादी हो जाए, अगर आप लड़की हैं या फिर लड़का, शादी तो दोनों की ही होती है, तो अगर आपकी शादी हो जाए तो आप जब ससुराल चली जाएं, तो ससुराल आप जाएं तो वहाँ के लोगों से जो आपका रिश्ता बनेगा वो आपका विवाह संबंधी नातेदार होगा, कि आपका शादी के बाद रिश्ता बना है। एक लड़की शादी करके जब ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके हस्बैंड के जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब लड़की के भी रिश्तेदार लगने लगते हैं।
तो उसको वो कहेगी कि वो मेरे शादी के बाद रिश्तेदारी हुई है ना, तो विवाह संबंधी रिश्तेदारी होगी या नातेदारी होगी। और एक लड़का का उसके ससुराल के साथ जितना भी रिश्ता होगा वो भी विवाह संबंधी नातेदार होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, इसमें वे लोग आते हैं जो सामान्य रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि जो मैंने आपको बोल करके समझाया है वो आपके लिए और भी आसान है एग्ज़ाम में लिखना। तो आप पूरा सुने रहेंगे लेक्चर तो आपके लिए तो और आसान है। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होते हैं, इसलिए वो रक्त संबंधी नातेदारी कहलाएगी। दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच में स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो वो हो गई विवाह संबंधी नातेदारी। तो उम्मीद करती हूँ अब ये आपसे लॉन्ग में भी पूछ ले तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि परिवार हो या रिश्तेदारी हो या जॉइंट फैमिली सिस्टम हो जाए, यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत आसानी से लिख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ के ही खुश हो जाते हैं, चलो भैया अच्छा है मैं तो इसको बना कर लिख लूँगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर लिखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति। एग्ज़ाम में अगर सिर्फ स्थिति लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बताती रहती हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं एकदम। प्रदत्त परिस्थिति या अर्जित परिस्थिति या स्थिति पूछे, बात एक ही है। तो देखिए प्रदत्त एवं अर्जित स्थिति में क्या अंतर है, यहाँ पे जो अंतर मैं आपको बताऊंगी बस उसी अंतर से आपके इन दोनों का अर्थ भी तैयार हो जाएगा कि प्रदत्त स्थिति क्या है और अर्जित स्थिति क्या है। वैसे तो इन पर जो आपकी यूनिट्स हैं, चैप्टर हैं, वो बहुत अच्छे से पूरा लॉन्ग वीडियो अपलोड की है मैंने, तो आप एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगी ना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ बस हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। फुल वीडियो के लिए तो आपको क्लास ही करनी होगी जो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रदत्त परिस्थिति या प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। समाज द्वारा प्रदान का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं आपको बोलूँगी ना वो बस सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ लिखा मत देखिए, बस बात सुनिए। देखिए आप अगर पैदा होते हैं या हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, जो भी जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो जिस घर में पैदा हुआ तो उस घर के लोग जिस कास्ट के हैं यानी जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, तो पैदा होते ही बच्चे को वो धर्म या जाति मिल जाती है। अगर कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ, ब्राह्मण में पैदा हुआ, हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो उसकी जाति अगर ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, जो भी है, तो उसे वो पैदा होते ही समाज के द्वारा दे दी जाती है। कोई बच्चा अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो बचपन से ही पैदा होते ही उसे समाज द्वारा मुसलमान बना दिया जाता है, मतलब वो पैदा होते ही मुसलमान है। जो पैदा होते हिंदू हैं वो हिंदू हैं। तो क्या है कि उन्हें समाज के द्वारा ये चीज़ प्रदान कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रदत्त स्थिति। पैदा होते ही अगर कोई बच्चा गोरा है, कोई बच्चा काला है, देखिए दोनों ही गॉड के द्वारा बनाई गई हैं, हम किसी को ख़राब नहीं कह सकते, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। इस तरह की सोच कभी आप लोग मत रखिएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा अच्छी सोच रखिएगा, इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है या काला है, पैदा होते ही है, तो उसे समाज के द्वारा यानी पैदाइशी उसे उस चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं पैदा होने पर मिल जाती हैं, समाज में धर्म, जाति, ये सब कुछ पैदा होते मिली, तो हम उसे कहेंगे वो प्रदत्त स्थिति है। और उसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना होता। अच्छा, पैदा होते ही जाति पाने के लिए क्या कोई कोशिश करता है, अरे मैं पैदा हो गया मुझे ये जाति दे दो या ये जाति मुझे मिल जाए या मुझे ये धर्म मिल जाए, नहीं ना। जो जिस धर्म में पैदा हो गया वो उसी धर्म का हो गया। और दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति या अर्जित स्थिति वह है जिससे व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कुशलता के द्वारा प्रयत्न करके प्राप्त करता है। अर्जित स्थिति का मतलब होता है कमाई गई स्थिति। देखिए कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, वकील, तो कोई ऑफिसर बन के पैदा होता है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन के पैदा होता है, नहीं, वो अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, लगातार प्रयास करके, कभी फेल होके
कभी पास होके ऊपर से नीचे गिर करके फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। आप लोग देखिएगा आईएएस बनते हैं कितने मुश्किल से। आप लोग कुछ लोगों का प्रयास देखिएगा 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में निकालते हैं, मगर हार नहीं मानते। तो अपनी योग्यता, अपनी कुशलता और अपनी मेहनत से वो अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति अर्जित स्थिति कहलाती है, जो मेहनत करके समाज में अपनी स्थिति बनाई जाए। और यहाँ पर ये तो नहीं होता ना कि तुम इस धर्म या जाति के हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, ऑफिसर नहीं बन सकते। तो आप किसी भी जाति या धर्म के रहो, आप पढ़ सकते हो, मेहनत से वो अपनी स्थिति अपने आप को ऊंचे पद पर ले जा सकते हो। तो बस इतना ही अंतर है प्रदत्त और अर्जित स्थिति में। उम्मीद करती हूँ अब यहाँ से परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से लिख लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। संस्था बेस से भी क्वेश्चन आएगा और संस्था भी आपके यूनिट नंबर 3 में है और यूनिट नंबर 3 भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो देखिए, संस्था वे कार्यप्रणालियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियां या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। देखिए, ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। जो संस्था होती है उसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और कार्यप्रणालियाँ या नियमों की व्यवस्था होने के कारण जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नियमों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो इसलिए ये अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देती। तो संस्था के ऊपर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिट नंबर 3 को ओपन करके देखिएगा। कई पार्ट में वीडियोस अपलोड की है मैंने, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होते हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं होता। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और उसमें मैंने संस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषता सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आपके लिए एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट देखकर ही तैयार हो जाएंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है समिति का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। समिति क्या है? समिति, देखिए, परीक्षा में आपसे पूछ दे समिति का अर्थ और परिभाषा लिखिए तो आपको परिभाषा ज़रूर लिखनी होगी। और जितनी भी यूनिट्स मैंने अपलोड की हैं हर एक टॉपिक में मैंने 2 से 3 परिभाषा विद्वानों की दे रखी हैं। और मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए या नोट डाउन कर लिया कीजिए अपनी नोटबुक में। एग्ज़ाम से पहले सारी डेफिनेशन को याद करके जाया कीजिए। छोटी तो होती है, 2 लाइन की तो होती है, आप याद कर लिया कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन है गिलीन के अनुसार, ठीक है, आपका वही हो जाएगा समिति का अर्थ और परिभाषा दोनों। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होता है तथा कुछ मान्य या अनुमोदित कार्यप्रणालियों एवं व्यवहारों द्वारा संगठित होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो परिवार है या राज्य है या धार्मिक संघ है या श्रमिक संघ है, ये सब समिति ही कहे जाएंगे। परिवार को भी हम समिति कह सकते हैं, राज्य भी एक समिति है, धार्मिक जो संघ हैं, श्रमिक संघ हैं, इन्हें हम समिति कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन गिलीन के अनुसार है, बहुत सिंपल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है समिति की विशेषताएं लिखिए। ये भी प्रश्न पूछता है आपकी परीक्षा में और लॉन्ग में पूछता है। तो लॉन्ग में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे? अर्थ लिखिएगा, फिर परिभाषा लिखिएगा, फिर विशेषता लिखिएगा और विशेषता को लिखकर अंदर भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और वीडियो में मैंने आपका करवा दिया है, यूनिट नंबर 3 है, देख लीजिएगा। पहली विशेषता है समिति मनुष्यों का समूह है। तो आप इसको एग्जाम में अगर लॉन्ग में पूछ दे हेडिंग बना दीजिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछ दे तो इसी तरह से पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट है समिति मनुष्यों का समूह है, यानी कि समिति का जो निर्माण होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा ही मिलकर किया जाता है। कोई अकेला व्यक्ति कोई समूह बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 2 व्यक्ति होने चाहिए या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर ही इसको बनाएंगे। और इसका जो उद्देश्य होता है, इसमें जो आधार होता है एक साथ होने का मनुष्यों के, कि उनके उद्देश्य जो हैं, जिस पर्पस से समिति बनाई गई है वो उद्देश्य समान होने चाहिए, तभी तो आपस में मिलेगी लोगों की, वरना कैसे, वरना बहस नहीं हो जाएगी। तो उद्देश्यों में समानता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है समिति का जन्म किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, क्योंकि किसी भी समिति के जन्म के लिए उसका उद्देश्य होना ज़रूरी है। अगर उद्देश्य ही नहीं होगा तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, न ही समिति का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि जब 10 से 15 व्यक्ति आपस में मिलकर समिति की स्थापना करने के बारे में सोचेंगे तो कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो लोग मिलकर उसको करेंगे और उद्देश्य को पूरा करेंगे। कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो कभी समिति का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता है समिति में पारस्परिक सहयोग होता है।
पारस्परिक सहयोग का मतलब होता है कि एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होती है लोगों में। समिति में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था का भी निर्माण करती है और उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी विशेषता है समिति मूर्त संगठन है। मूर्त संगठन का मतलब होता है कि इसे कभी भी और किसी के द्वारा भी देखा जा सकता है। पांचवी विशेषता है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को ज़ोर ज़बरदस्ती कहकर हम ये नहीं कह सकते कि तुम इस समिति के सदस्य बनो। या देखिए, जैसे अगर 10 लोगों ने मिलकर समिति का निर्माण किया तो अब कोई दूसरा व्यक्ति है, अगला व्यक्ति वो कह रहा है नहीं मैं इसमें सदस्य नहीं बनना चाहता, तो समिति के जितने लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम ज़बरदस्ती बनो, उसको मारेंगे पीटेंगे, नहीं, क्योंकि इसकी सदस्यता ऐच्छिक है। जो चाहे वो इसमें सदस्य बन सकता है, जो नहीं चाहे उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे इसमें त्याग पत्र दे सकता है। यानी अगर 9 लोग 10 लोग इसमें मिलकर समिति में हैं, उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति कहे नहीं मैं अब इसका सदस्य नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो वो त्याग पत्र देकर कभी भी निकल सकता है। उसके साथ कोई दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विवाह। विवाह का अर्थ लिखिए। देखिए, विवाह क्या है कोई भी लिख लेगा, बिना पढ़े भी अगर आप जाएंगे तो भी आप लिख लेंगे। देखिए, विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है। यह 2 विषम लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने के लिए अधिकार प्रदान करती है। 2 विषम का मतलब एक फीमेल एक मेल। और विवाह संबंध बहुत ही व्यापक होते हैं। देखिए, विवाह में एक दूसरे के प्रति भावात्मक लगाव होना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी है, सहायता करनी है, व एक दूसरे को निरंतर एक दूसरे का सहारा देना शामिल होता है। जो पार्टनर होते हैं, जो कपल होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें, उनको साथ दें, उनके साथ हमेशा खड़े हों, उनकी केयर करें, तभी रिश्ता अच्छे से चल पाता है। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है, उसी को समाज वैध संतान मानेगी जो विवाह के बाद उत्पन्न होती है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको तैयार कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ आपकी लगातार चैनल पर अपलोड हो रही हैं और हर सब्जेक्ट की हो रही हैं, उनके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।